क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ, व्याकुल और दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है जबकि दूसरा व्यक्ति एक झुकी झोंपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान है वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके चेतन मन व अवचेतन मन में छिपा है। वहीं इन प्रश्नों के उत्तर और कारणों को स्पष्ट करने हेतु लेखक को यह पुस्तक लिखनी पड़ी। इस पुस्तक में लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि किस प्रकार अवचेतन मन हर उस कार्य को प्रभावित करता है जिसे आप करते हैं और किस प्रकार अवचेतन मस्तिष्क की और उसकी अविश्वसनीय शक्ति पर नियंत्रण करना सीखकर आप अपने दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं तथा आपको जिस पदोन्नति की आकांक्षा थी और आप स्वयं को जिस प्रकार की प्रगति के योग्य समझते थे उससे लेकर अपने भय और बुरी आदतों पर काबू पाने और पारस्परिक संबंधों को प्रगाढ़ करने तक, यानी सब कुछ आपके लिए आपके अवचेतन मन की शक्ति, प्रसन्नता, सफलता, समृद्धि और शांति की दुनिया खोलेगी। यह आपकी सोच और विश्वास को बदलते हुए आपकी दुनिया को बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गवाएं इस बुक के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में कहीं खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। चैप्टर फर्स्ट, आपके अंदर निहित खजाना। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी जिंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई लोग गहरी नींद में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से वो निकाल सकते हैं। जैसे एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है। यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। ठीक इसी प्रकार दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ, शक्ति और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। इसलिए एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजें, उस पर महारत हासिल करें। दोस्तों, आपके पास मन तो एक ही होता है परंतु इसके दो रूप होते हैं, चेतन एवं अवचेतन मन। इनके बारे में हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका मन एक बगीचा है और आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों को दिन भर दिन अपनी आदत के अनुसार बो रहे होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें, तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप अपने मन में जैसे विचार बोएंगे आपको ठीक वैसी ही फसलें प्राप्त होगी। इसी वजह से ये जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपने अंदर निहित खजाने को बाहर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। दूसरी बात, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। कभी भी अपने आसपास नकारात्मक विचारों को नहीं भटकने दें तथा अपने आप से कभी ऐसा नहीं कहे कि मुझसे यह नहीं होगा, मैं यह नहीं खरीद पाऊंगा आदि। ना, कभी नहीं कहे। हमेशा हाँ कहे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वस्तु खरीद सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इससे आपके जीवन में कितने सारे चमत्कार हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, सकारात्मक सोच के चमत्कार के बारे में जानते हैं। दरअसल क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बफेलो शहर जा रही थी
वह यह कहने ही वाली थी, मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी। तभी उसे किसी व्याख्यान में लेखक जोसेफ मर्फी की बात याद आ गई, जो थी, कभी भी सकारात्मक बात न कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लड़की ने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा। कुछ इस प्रकार एक जादू हुआ और उसे उसकी मनपसंद वस्तु मिल गई। दोस्तों, खजाना आपके अंदर ही है। अपने दिल की इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलाश करें। आपके अवचेतन मन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक समय पर उठा देगा। मैं कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा यह नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन न रहे, और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। आपके विचारों को बदलकर आप अपने भाग्यों को बदल सकते हैं। चैप्टर 2, आपका मन या मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। क्या आपको पता है आखिर आपका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है? आपके मस्तिष्क के मुख्य रूप से 2 पहलू होते हैं। पहला चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन स्तर। आप अपने चेतन मस्तिष्क के सोचते हैं और अपने आदत या अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन में बस जाता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। जैसा आप दिन भर सोचते हैं, जैसा आप अपने मस्तिष्क को निर्देश देते हैं, आपका मस्तिष्क ठीक वैसे ही कार्य करता है। आपका मस्तिष्क एक नवजात शिशु की तरह है। आप इसे जैसा निर्देश देंगे यह ठीक वैसा ही कार्य करेगा। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक स्त्री थी जिसकी आयु 75 वर्ष थी। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को उल्टा कर दिया और दिन में कई बार स्वयं को यह कह देती, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और हर जगह जिनको जानने की मुझे आवश्यकता है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से मिली छाप स्पष्ट और ज़्यादा निश्चित होगी। मैं तेज़ी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। 3 सप्ताह खत्म होने पर उसकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वह बहुत प्रसन्न थी। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला ने अपनी सोच के दम पर अपनी याददाश्त वापस पा ली। दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, यदि आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहते हैं। आपके अंदर चुनने की शक्ति है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां चुनें। आपका चेतन मस्तिष्क हार का प्रहरी है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनें कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी चुनने की क्षमता है। खुशियां और प्रचुरता चुनिए। ध्यान रखें, जो आप कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। कभी ना कहें, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं ले सकता, यह हर चीज को क्रियान्वित करता है। चैप्टर 3, आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति असाधारण है। यह आपको प्रोत्साहित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और यह याददाश्त के भंडार में से आपको नाम, तथ्य और दृश्यों को प्रत्यक्ष करता है। आपके अवचेतन ने आपकी दिल की धड़कन शुरू की। यह आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह आपके पाचन को नियमित, उसको आत्मसात और अवशेष को निष्कासित करता है। जब आप ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं तब आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के किसी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बस से बाहर है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, न ही आराम करता है। यह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। यदि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को जानना चाहते हैं तो आप सोने से पहले अपने अवचेतन मस्तिष्क को बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएगी। यह एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराती हैं जो पूरे विश्व को चलाती हैं।
जो ग्रहों का काम करते हैं, जो सूरज के प्रकाश का कारण बनती हैं। यह अवचेतन मस्तिष्क ही था जिसके द्वारा विलियम शेक्सपियर ने अपने समय के एक आदमी में छुपे महान सत्य का अनुभव किया था। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धि और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं, जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे कार्यान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। जो कुछ छाप आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर छोड़ते हैं, वह अंतरिक्ष के पर्दे पर परिस्थिति, अनुभव और घटना की तरह दिखाई देती है। इसलिए आपको सभी विचारों और सोच को अपने चेतन मस्तिष्क में ध्यान से स्वीकार करना चाहिए। अपनी समस्या के सुखद अंत अथवा हल की कल्पना करें। अपनी उपलब्धियों के रोमांच को महसूस करें, और जो कुछ आप कल्पना और महसूस करते हैं उसे आपको अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और उसे साकार भी करेगा। चैप्टर 4, प्राचीन समय में मानसिक उपचार। क्या आपको पता है दोस्तों कि प्राचीन समय में आखिर मानसिक रोगियों का उपचार किस प्रकार किया जाता था? क्योंकि आज से 500-700 वर्ष पूर्व में न तो इतनी आधुनिक चिकित्सा की प्रणाली थी और न ही इतनी आधुनिक तकनीकी, फिर भी चिकित्सक वैद्य आखिर मानसिक रोगी का उपचार किस प्रकार करते थे? दरअसल प्राचीन समय में बीमारियों का उपचार करने की गुप्त शक्ति केवल पादरियों अथवा सभी देशों के पवित्र मनुष्यों के पास निहित थी। कहा जाता है कि बीमारी को ठीक करने की शक्ति उन्हें सीधे ईश्वर से मिलती थी, और उपचार करने की प्रक्रियाओं में कई प्रकार के रीति रिवाज जैसे सिर पर हाथ रखना, मंत्र अथवा झाड़ू फूंक, ताबीज पहनना, विभिन्न प्रकार की अंगूठियाँ, पुराने अवशेष और प्रतिमाओं की पूजा करना आदि का विभिन्न प्रकार से भगवान को अर्पण करना था। उदाहरण के रूप में प्राचीन मंदिरों में पुजारी अपने मरीजों को नशे की दवाएं देते थे और मरीज को सोने से पहले उन्हें सम्मोहित करके कहते थे कि नींद में ईश्वर उनके पास आएगा और उन्हें स्वस्थ करेगा। इसी प्रकार कई अन्य उपचार होते थे तथा आप आज भी अपने आसपास मंदिरों में देखते होंगे कि बहुत से पुजारी झाड़ा फूंक करते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि आप कल सुबह जल्दी चिड़ियों को दाना डालना, गाय को रोटी देना आदि। यह सब कार्य करने के बाद वे रोगी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इन सब का प्रमुख कारण एक ही है, आपका अवचेतन मस्तिष्क। जैसा आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देंगे, यह ठीक वैसा ही करेगा। अधिकतर पुजारी लोग ऐसा ही करते हैं। वे आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है और उस पर कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ समय बाद आपको उस बीमारी से राहत मिल जाती है। दोस्तों, मुख्य रूप से अधिकतर बीमारियों का कारण आपका अवचेतन मस्तिष्क ही है। इसलिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिन में 4-5 बार कहें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की बीमारी नहीं। चैप्टर 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। आपने पिछले चैप्टर में देखा कि प्राचीन समय में अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा किस प्रकार उपचार किया जाता था। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि आखिर आधुनिक समय में अवचेतन मस्तिष्क द्वारा उपचार कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव की पट्टी करता है लेकिन उसका उपचार ईश्वर करता है। चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक अथवा चिकित्सकीय डॉक्टर ने कभी भी किसी मरीज को निरोगी नहीं किया है। दरअसल मनोवैज्ञानिक अथवा मनोचिकित्सक मुख्य रूप से मरीज के मानसिक अवरोध को दूर करता है, जिससे उपचार की प्रक्रिया शुरू की जा सके और मरीज को दोबारा स्वस्थ किया जा सके। आधुनिक युग में उपचार का मात्र एक ही तरीका है, वह है विश्वास और प्रार्थना। आप अपने द्वारा की गई एक सच्ची प्रार्थना के दम पर मानसिक रोगी या किसी भी रोगी को ठीक कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं तो उनको भी आना पड़ता है। इसलिए यह तो एक सामान्य बीमारी है जो आपके विश्वास के दम पर भी ठीक हो सकती है। चैप्टर 6, मानसिक चिकित्सा की व्यवहारिक तकनीकियाँ। दोस्तों, जिस प्रकार एक इंजीनियर के पास एक पुल अथवा इंजन बनाने की तकनीक और प्रक्रिया है, उसी तरह आपके मस्तिष्क के पास भी शासन, नियंत्रण और अपने जीवन को निर्देशित करने की तकनीक होती है। इस चैप्टर में हम आपको कुछ ऐसी तकनीकें बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने मस्तिष्क के द्वारा ही सामान्य बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तकनीक नंबर 1, आप किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। अब आप बिल्कुल शांत चित्त से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आगे के क्षण में इसे पूरा होते देखिए। आप स्वयं को एक छोटे बच्चे की तरह अनुभव कीजिए जिसे बहुत खांसी आ रही है और उसका गला खराब है। उसने दृढ़ता से बार बार ऐलान किया,
अब ये ख़त्म हो रहा है, अब ये ख़त्म हो रहा है, और 1 घंटे के अंदर उसकी खांसी ख़त्म हो गई। आप इस तकनीक को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कीजिए, आपको भी 100% अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस होगा। तकनीक नंबर 2, यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए घर का निर्माण कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप अपने घर के नक्शे के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आप प्रयुक्त सामग्रियों का निरीक्षण करेंगे और सबसे उत्तम लकड़ी, स्टील आदि वास्तव में हर चीज़ उत्कृष्ट ही चुनेंगे। उसी तरह आपके अनुभव और सभी कुछ जो आपके जीवन में होता है वह आपके मानसिक निर्माण ईंट और पत्थरों की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिन्हें आप अपने मन के घर को बनाने में प्रयोग करते हैं। यदि आपका नक्शा डर, चिंता, परेशानियों और कमियों वाले मानसिक प्रकार का है और यदि आप हताश, संकेत और रूठे हैं, तो जिस प्रकार के मानसिक पदार्थों को आप मन में बुनेंगे वह वैसे ही ज़्यादा मेहनत, देखभाल, तनाव, चिंता और सभी प्रकार की कमियों वाला बनकर उभरेगा। इसलिए एक नया नक्शा लाएं, उसका निर्माण चुपचाप वर्तमान क्षण में शांति, सामंजस्य, आनंद और सद्भाव के साथ करें। इन सब चीज़ों का विचार करते हुए और उन्हें प्राप्त करके आपका अवचेतन आपके नक्शे को स्वीकार करेगा तथा जिस चीज़ को आप आज्ञा देते हैं उसे सच जैसा समझते हैं वह जरूर होगा। आप सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और प्रचुरता को आदेश दें। चैप्टर 7, अवचेतन की प्रकृति, जीवन की ओर। दोस्तों, आपके मस्तिष्क का केवल 10% भाग चेतन अवस्था में है, जबकि 90% भाग अवचेतन अवस्था में है। इसलिए बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां बहुत सीमित सीमा में ही अपना जीवन यापन करते हैं। वे अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि आपको अपनी अवचेतन मन की शक्ति के बारे में पता नहीं। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन से भरपूर और रचनात्मक होती हैं। यह दिन के 24 घंटे अपना काम करता है और कभी नहीं सोता। यह हमेशा आपकी सहायता करने की कोशिश करता है और आपको किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखता है। दोस्तों, प्यार करने की चाहत, दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा और किसी की मदद करने की प्रेरणा आपकी अवचेतन मन की गहराइयों से आती है। एक बार की बात है जब 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में आए विशाल भूकंप और आग में अपंग और लंगड़े लूले जो लंबे समय से बिस्तरों पर थे, वे उठे और उन्होंने बहादुरी और सहनशीलता के अद्भुत कारनामे दिखाए। जब उनके अंदर और दूसरों को किसी भी हालत में बचाने की गहरी चाहत उठी तो उनके अवचेतन मन ने उसी तरह की प्रतिक्रिया दी। इसी प्रकार जब एक युवक लेखक के पास अवचेतन मस्तिष्क की उपाय शक्ति पर उनका व्याख्यान सुनने आया था, उस युवक की आंखों में गंभीर परेशानी थी। उसके डॉक्टर ने एक ऑपरेशन को उसके लिए जरूरी बताया था। उसने स्वयं से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखों को बनाया है और यह मुझे ठीक कर सकता है। हर रात जब वह सोने के लिए जाता तो उसने उन्नींदी अवस्था में ध्यानावस्था सोने जैसी स्थिति बनाई। उसका ध्यान एकटक आंखों के अपने डॉक्टर पर केंद्रित था। उसने सुना या कल्पना की कि डॉक्टर उससे कह रहा है। एक चमत्कार हो गया। उसने इसे बार बार हर रात सोने से पहले 3 या 4 मिनट तक सुना। सप्ताह के अंत में वह नेत्र विशेषज्ञ के पास पहुंचा जिसने उसे पहले देखा था। चिकित्सक ने उससे कहा, यह तो चमत्कार हो गया, तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हें तो ऑपरेशन की जरूरत थी, बिना ऑपरेशन के तुम ठीक कैसे हो गए? उसने डॉक्टर को बताया कि मैंने अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिलाया कि डॉक्टर उसका उपकरण है और यह विचार अपने अवचेतन को दिया। बार बार दोहरा कर विश्वास और उम्मीद को अपने अवचेतन में बोया और उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी आंखें बनाई। उसके अंदर एक उत्तम आकार था और तुरंत उपचार शुरू कर दिया। चैप्टर 8, कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अवचेतन की शक्ति के दम पर अपनी पसंद का परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपनी पसंद का परिणाम हासिल क्यों नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग अपने जीवन में जिस वस्तु की कामना करते हैं वह उन्हें मिल जाती है। अगर आप अपने मनपसंद परिणाम चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में इन वाक्यों को कभी नहीं दोहराएं, जैसे मेरी स्थिति बदतर हो रही है, मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, सब कुछ व्यर्थ है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह के वाक्यों को दोहराते हैं
तो आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। यदि आप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधा दर्जन अलग अलग दिशाएं बताते हैं तो वह पूरी तरह से उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है कि वह आपको ले जाने से मना कर। ऐसा ही आपके अवचेतन मस्तिष्क के साथ काम करने पर होता है। आपके मस्तिष्क में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए और सफलता हासिल करने का मुख्य नियम है धैर्य। आप जब भी कोई काम शुरू करें और वह समय पर पूरा नहीं होता तो आप बहुत निराश और हताश हो जाते हैं। आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आपको निश्चित रहना है यह हो जाएगा। और अपना मनपसंद परिणाम हासिल करने के लिए आप सोचिए कि आपका कोई विरोधी नहीं है और न ही अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करेंगे। आप केवल अंतिम परिणाम की कल्पना करेंगे और आज़ादी की स्थिति का अनुभव करेंगे। स्वयं को बिना किसी बीमारी अथवा कठिनाई की कल्पना किए उस आज़ाद स्थिति जिसकी आपको तीव्र इच्छा है, उसे पाने पर आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी होगी, बस इसकी कल्पना करें। दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क निश्चिंत होता है तो आपके विचार को स्वीकार करता है, तब आपका अवचेतन उस विचार को सफल बनाने में जुट जाता है। चैप्टर 9, धन संपदा के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आप बहुत परेशान हैं, यदि आप इनका अंत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आप अपने अवचेतन को यकीन नहीं दिलाया कि आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा और कुछ देने के लिए बचेगा। क्या आपको पता है वे पुरुष और स्त्री जो सप्ताह में कुछ घंटे काम करते हैं वे शानदार धन कमाते हैं। वे बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश नहीं करते। आप इस बात को हमेशा के लिए भूल जाइए कि बहुत ज़्यादा मेहनत और पसीना बहाकर आप बहुत अमीर बन सकते हैं। आप वास्तव में वही काम करें जो आप वाकई में करना चाहते हैं, उसे अपनी खुशी और रोमांच के लिए करें। दोस्तों, एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति अपने को गरीब परिस्थितियों में पाता है। दूसरा व्यक्ति जिसका मस्तिष्क संपदा के विचार से भरा हुआ है, उसके चारों ओर धन संपदा और जो कुछ वह चाहता है उससे भरा हुआ है। अपने आप को धनवान बनाने के लिए आप प्रतिदिन 3 से 4 बार स्वयं को कहें, धन संपदा सफलता, धन संपदा सफलता। आप देखेंगे कि इन शब्दों में बहुत अद्भुत शक्ति है। जब आप रात में सोने जाए तो इस तकनीक को जरूर अपनाएं। सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से सो जाएं, फिर शब्द को दोहराएं, समृद्धि। धीमे से, आराम से और एहसास के साथ इसे बार बार कहें। एक लोरी की तरह इस एक शब्द को दोहराएं, धन संपत्ति। जब आप इस तकनीक को अपनाएंगे तो आप इसके परिणाम से चकित रह जाएंगे तथा आप इन नियमों को जरूर अपनाएं। सबसे पहले सीधे तरीके से धनवान बनने का निर्णय करें। दूसरा, धन का एहसास धन को बनाता है। धन को अपने मन में हमेशा रखें तथा आपके चेतन और अवचेतन का सहमत होना जरूरी है। आपका अवचेतन उसे ही स्वीकार करता है जिसे आप सच समझते हैं। आपका प्रमुख विचार आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा स्वीकार करता है। आपका प्रमुख विचार समृद्धि का होना चाहिए, गरीबी का नहीं। चैप्टर 10, अमीर होना आपका अधिकार है। दोस्तों, आप सभी का सपना होगा कि मैं भी एक अमीर आदमी बनूं, जिससे मैं भी अपना जीवन खुशी और आराम से जी सकूं। क्यों नहीं, आजकल हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं, और आपको अमीर बनना भी चाहिए क्योंकि यह आपका अधिकार है कि आप अमीर बने। अगर आप वास्तव में अमीर होना चाहते हैं तो अपने लिए अमीरी का मार्ग कुछ इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये दावा करने की हिम्मत करें कि अमीर होना आपका अधिकार है और आपका मन अंदर से आपकी दावे को फलीभूत करेगा। दूसरा, आपको केवल काम चलाऊ धन नहीं चाहिए। आपको अपनी इच्छा अनुसार सभी चीज़ें करने के लिए विपुलता में धन चाहिए, जिससे आप कभी भी कहीं भी अपनी इच्छा पूरी कर सके। कई लोगों के पास केवल गुजारे लायक धन होने का एक ही कारण है, यह कि वे हमेशा धन की बुराई करते रहते हैं, जिसके कारण वह पंख लगाकर उड़ जाता है। पैसे को भगवान मत बनाइए, यह केवल एक चिन्ह है। याद रखें कि असली अमीरी आपके मन में है। आप धन को पाने का एकमात्र ध्येय न बनाएं। धन संपदा, खुशहाली, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति एवं प्यार को पाएं और व्यक्तिगत रूप से सबको प्यार और सद्भाव दें। चैप्टर 11, आपका अवचेतन मस्तिष्क सफलता में एक साथी की तरह है। आजकल हर कोई सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी सफलता में किस तरह से एक साथी की तरह आपका सहयोग कर सकता है।
सफलता के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। सफलता का पहला चरण उस काम का पता करें जिसे करना आप पसंद करते हैं। सफलता हमेशा अपने कार्य से प्रेम करने में है। सफलता का दूसरा चरण किसी विशेष विभाग में विशेषज्ञता लाने में दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान और जानकारी होना। जैसे एक युवा व्यक्ति रसायन को एक व्यवसाय की तरह चुनता है तो उसे उसके कई विभागों में से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सफलता का तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह केवल आपको ही सफलता न दे। आपकी इच्छा स्वार्थ भरी नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता का कल्याण भी होना चाहिए। आपका विचार विश्व की सेवा और उसका भला करने वाला होना चाहिए। एक बार की बात है जब लेखक के पास एक फिल्म अभिनेता आया तो बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका सपना एक सफल फिल्म अभिनेता बनने का था। खेतों में घास काटते हुए, गायों को घर वापसी के लिए हाँकते हुए जब वह दूध दूरा होता था तो उसने कहा कि मैं लगातार अपना नाम बड़े बड़े थिएटरों में रोशन होते हुए देखता रहता था। ऐसा मैंने कई सालों तक किया। अंत में मैं घर से भाग गया, फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में अलग अलग तरह के काम करता रहा और फिर एक दिन आया जब मैंने उसी तरह अपना नाम बड़ी रोशनी में जगमगाते देखा जैसा मैं बचपन में देखा करता था। फिर उसने कहा, मुझे सफलता पाने के लिए लगातार कल्पना करने की ताकत का पता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले कल्पना के दम पर अपने आप को वो काम करते देखें। आप कल्पना करें कि आप वही काम कर रहे हैं जिसे करने की आपको वर्षों से चाहत थी। चैप्टर 12 वैज्ञानिक अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, जितने भी बड़े वैज्ञानिक जैसे एडिसन, मार्कोनी, कैटरिंग, आइंस्टीन आदि ने अपनी सफलता के लिए अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग किया। इस चैप्टर में ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों के बारे में बताए गए हैं जिनको अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा सफलता मिली। जैसे मशहूर रसायन फ्रेडरिक वान, इन्होंने अपने अवचेतन मस्तिष्क को उपयोग में लाकर अपनी समस्या का हल कुछ इस तरह से किया। दरअसल वे बहुत समय से प्रयोगशाला में कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं को क्रम में रखकर बेंजीन का सूत्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसका हल न ढूंढ पाने के कारण वे बहुत चिंतित थे। बुरी तरह से थक और हार कर आखिर उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी तरह अपने अवचेतन को सौंप दी। थोड़ी देर बाद जैसे ही वे लंदन जाने वाली बस में सवार होने ही वाले थे कि उनके अवचेतन ने चेतन को एक छवि पेश की जिसमें एक सांप ने अपनी पूंछ को डसा और वह एक चक्री की तरह घूमा। अपने अवचेतन के इस जवाब ने उन्हें अणुओं का वृत्ताकार क्रम का विचार दिया जिसे बेंजीन रिंग कहा जाता है। इस प्रकार काफ़ी समय से हल ढूंढने में परेशान फ्रेडरिक को अपना जवाब मिल गया। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रेडरिक वान को उनकी समस्या का हल मिल गया जिसमें अवचेतन ने उनकी सहायता की। कुछ इस तरह बहुत से महान वैज्ञानिकों की समस्याओं का हल ढूंढने में अवचेतन ने उनकी सहायता की। चैप्टर 13 आपका अवचेतन और निद्रा के चमत्कार। इस चैप्टर में मुख्य रूप से नींद के चमत्कारों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में नींद के बहुत से फ़ायदों के बारे में बताया गया है। आप अपने 24 घंटों में से कम 8 घंटे ज़रूर सोते हैं और सभी को सोना भी चाहिए, क्योंकि हमारी कई समस्याओं का जवाब तभी हमारे पास आता है जब हम अपने बिस्तर पर सोए हुए होते हैं। जब आप बिल्कुल आराम से बिना किसी चिंता के रिलैक्स होकर सो रहे होते हैं तब आपका शरीर अपनी मरम्मत करता है। सोते समय कोई भी अंग विश्राम नहीं करता। दिल, फेफड़े और शरीर के सभी जरूरी अंग आपके सोते रहने पर भी अपना काम करते रहते हैं। यदि आप सोने से पहले खाना खाते हैं तब भी खाने का पाचन और अवशोषण होता है। आपकी त्वचा पसीना निकालती है और आपकी नाखून और बालों का बढ़ना जारी रहता है। आपका अवचेतन कभी भी आराम नहीं करता अथवा सोता नहीं है। दोस्तों, जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते उन्हें आगे चलकर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, बदमिजाज और उदास बना सकती हैं। एक रिसर्च के अनुसार सभी मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटों की नींद जरूरी है और एक अन्य रिसर्च के अनुसार गंभीर अनिद्रा वाले व्यक्ति आगे चलकर कुछ मामलों में मानसिक अवरोध का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, नींद में आप आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान हो सकते हैं और ज़िंदगी में खुशी और जीवन शक्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। वैसे पर्याप्त नींद के अनगिनत फायदे और चमत्कार हैं। सबको बता पाना यह संभव नहीं है। हमेशा शांति के साथ सोइए और खुशी से जागिए। चैप्टर 14 आपका अवचेतन मस्तिष्क और वैवाहिक समस्याएं।
क्या आपको पता है दोस्तों, आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की सहायता से अपनी वैवाहिक समस्याएं जैसे तलाक, विच्छेद, विवाह रद्द करना और कोर्ट के मुकदमे इत्यादि का हल कर सकते हैं। पति और पत्नी के बीच की कलह को मस्तिष्क के नियमों का उपयोग करके उसे सही ढंग से दूर किया जा सकता है। इसमें ऐसी बहुत सारी तकनीकें बताई गई हैं जिनकी सहायता से आप अपनी वैवाहिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तकनीक नंबर 1, एक आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें। यदि आप अपने जीवन में एक आदर्श पति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं तो इस तकनीक का उपयोग करें। सबसे पहले रात में आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर दें, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं, शांत चित्त और बिना किसी विचार के सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। अब अपने अवचेतन मन से बातें करें। उससे कहें, मैं एक व्यक्ति को अनुभव में आकर्षित करना चाहती हूँ जो कि ईमानदार, सत्यनिष्ठ, विश्वासपात्र, शांत स्वभाव का, खुश और संपन्न हो। वे सब गुण जिन्हें मैं पसंद करती हूँ उन्हें मैं अब अपने अवचेतन मस्तिष्क में बैठा रही हूँ। जब मैं इनके गुणों के बारे में सोचती हूँ तो वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अपने अवचेतन रूप में गहरे बैठ जाते हैं। मुझे पता है कि आकर्षण का अनिवार्य नियम है और मैं अपनी और अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। मुझे पता है मैं उसकी शांति और खुशी में योगदान दे सकती हूँ। वह मेरे आदर्शों को प्यार करता है और मैं उसके आदर्शों को प्यार करती हूँ। कुछ इस प्रकार अपने अवचेतन में विचार भरने की प्रक्रिया का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अवचेतन की बुद्धिमत्ता एक रास्ता निकालेगी और अपने अवचेतन मस्तिष्क के अनिवार्य और अपरिवर्तनीय बहाव के अनुसार आप दोनों मिलेंगे। चैप्टर 15, आपका अवचेतन मस्तिष्क और आपकी खुशी। अब बात करते हैं, आखिर आपके अवचेतन मस्तिष्क का आपकी खुशी से क्या संबंध है। खुशी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक खुशी जो हमें केवल कुछ समय के लिए मिलती है, जैसे आपको उस समय बहुत खुशी हुई होगी जब आपका बच्चा पैदा हुआ, जब आपकी ऐतिहासिक जीत हुई अथवा पुरस्कार मिला था, तब आप बहुत खुश हुए होंगे। ये खुशियाँ कुछ समय के लिए होती हैं। जब आपके पास इस तरह के कई अनगिनत अवसर आए होंगे तब आप बहुत प्रसन्न हुए होंगे। दूसरी ओर वो खुशी जो आपको हमेशा ज़िंदगी भर मिलती रहे, ये खुशियाँ आपको तब तक मिलती हैं जब तक आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर, और उससे अपने सभी रास्तों का नेतृत्व, मार्गदर्शन और शासित करने का आग्रह करते हैं। तब आप संतुलित, शांत, आराम से और निश्चिंत हो जाते हैं और इससे आपको जीवन में हमेशा खुशियाँ मिलेगी। जब आप आंखें खोलते हैं तो स्वयं से निम्नलिखित बातें कहें, मैं आज खुशी चुनता हूँ, मैं आज सफलता चुनता हूँ, मैं आज सही कार्य चुनता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्यार और सद्भावना चाहता हूँ। अपने आशीर्वाद के लिए दिन में कई बार धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपने सहयोगियों और सभी लोगों के लिए शांति, खुशी और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। हमेशा डर, चिंता, क्रोध, घृणा और हार के बारे में सोचते रहने से आप बहुत परेशान और दुखी होंगे। याद रखें, आपके विचार आपके जीवन को बनाते हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक सुख, शांति, समृद्धि, प्यार को चुनिए जिससे आपको खुशी मिलेगी। चैप्टर 16, आपका अवचेतन मस्तिष्क और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। आज के इस युग में आपने देखा होगा कि मनुष्य को मार रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रकृति को देखकर निराश और उदास हो जाता है। वह उससे अपने संबंध खराब कर लेता है। वह हरदम उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। हर क्षण, हर पल उसके खिलाफ साजिशें रचता है। सच बात तो यह है कि आज के इस नफरतों से भरे युग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुश नहीं देख सकता। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके दूसरों से संबंध अच्छे हो तो सबसे पहले आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व होना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति क्या कहता और करता है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वह आपको तब तक परेशान अथवा विचलित नहीं कर सकता जब तक आप उसे स्वयं को परेशान करने की इजाज़त न दें। वह आपको केवल आपके विचारों द्वारा चिढ़ा सकता है। जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तब आप किसी आलोचना पर नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया नहीं देते और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। आप अपनी दुनिया के एकमात्र विचारक हैं। आप जो कुछ दूसरों के बारे में सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। याद रखें,
जिस प्रकार आप किसी दूसरे के लिए सोचते हैं उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, तथा भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने और दूसरे लोगों को अपने से अलग बनने की इजाज़त दीजिए। जिस कामना को आप अपने लिए चाहते हैं वही इच्छा दूसरों के लिए भी कीजिए। यह मानवीय रिश्तों की सामंजस्यता की कुंजी है। चैप्टर 17 अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग माप करने के लिए कैसे करें। जब आप अपनी उंगली काटते हैं तब जिंदगी आपको क्षमा करती है। आपके अंदर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तुरंत इसे ठीक करने में लग जाती है। नई कोशिश इस घाव के ऊपर पुल बनाती है। यदि आप अपनी गलती से गलत खाना खाते हैं तो जीवन आपको क्षमा करके आपको उल्टी करवाता है, जिससे यह आपको बचा सके। इस प्रकार जब प्रकृति आपको क्षमा कर सकती है तो आप दूसरे लोगों को क्षमा क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, इस चैप्टर में माफ़ी देने की एक बहुत शानदार तकनीक के बारे में बताया गया है। इस तकनीक को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, निश्चिंत हो और उसे आज़ाद छोड़ दें। ईश्वर और उसका प्रेम आपके लिए है, उसका ध्यान करें और फिर स्वीकार करें, मैं पूर्ण रूप से और अपनी इच्छा से माफ़ करता हूँ। मैं मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसे आज़ाद करता हूँ। मैं इससे संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह से माफ़ी देता हूँ। मैं आज़ाद हूँ और वह पुरुष या स्त्री भी आज़ाद हैं। यह एक अद्भुत एहसास है। यह मेरा सबको माफ़ी देने का सामान्य दिन है। मैं हर एक को सभी को आज़ाद करता हूँ जिन्होंने मुझे कभी भी दुख दिया हो, और मैं हर एक को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, शांति और जीवन की सभी खुशियों की कामना करता हूँ। मैं यह सब अपने हृदय से खुश होकर और प्रेम से करता हूँ। कुछ इस तरह से आप इस तकनीक को अपनाकर दूसरों को सच्चे दिल से माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 18 कैसे आपका अवचेतन मानसिक अवरोध को दूर करता है। दोस्तों, जीवन में हर किसी के सामने बहुत सारी समस्याएं, कठिन परिस्थितियां आती हैं। कुछ जिद्दी लोग होते हैं जो इनका सामना करते हैं और वह सफल होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इन समस्याओं से घबराकर भाग जाते हैं और अपने जीवन में बुरी आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं, जैसे धूम्रपान करना, शराब का सेवन, अफीम इत्यादि। दोस्तों, शराब की लत पड़ने का असली कारण नकारात्मक और विनाशकारी विचारधारा है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। एक शराबी स्वयं को हीन, अपर्याप्त, हारा हुआ और हताश महसूस करता है। ज़्यादातर इसके साथ उसके अंदर एक गहरी दुश्मनी की भावना भी होती है। पीने के लिए उसके पास अनगिनत बहाने हैं, लेकिन इसका कारण उसके जीवन की सोच है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के मन में भय का विचार एक दुर्भाग्य की तरह बार बार पीछा करता रहता है। इस विचार के साथ ऐसी दुर्भावना को तोड़िए। आज जिस किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे वह लंबे समय अच्छा परिणाम देगी। आप अच्छे अंत की कल्पना कीजिए और विश्वास के साथ इसे बनाए रखें। नेक्स्ट चैप्टर 19 भय को हटाने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें। किसी ने कहा है कि डर अथवा भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता, बीमारी और निर्बल मानवीय संबंधों के पीछे अक्सर डर ही होता है। लाखों व्यक्ति अपने अतीत, भविष्य, वृद्धावस्था, पागलपन और मृत्यु से डरते हैं। डर आपके मन का एक विचार है और आप अपने विचारों से डरते हैं। जैसे एक छोटा बालक डर से स्तंभित हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि उसके बिस्तर के नीचे बैठा शेर उसे दूर ले जाएगा। जब उसका पिता कमरे में रोशनी करके दिखाता है कि वहाँ कोई शेर नहीं है तो उसका डर खत्म हो जाता है। उसके मन से एक झूठा विचार बाहर करके उसे ठीक कर दिया गया। जिस चीज़ का उसे डर था उसका अस्तित्व था ही नहीं। ठीक इसी प्रकार आपके ज़्यादातर भय अस्तित्व में ही नहीं है। यह सब केवल एक भयानक परछाइयों का समूह है और परछाइयों की कोई वास्तविकता नहीं होती। तथा आप उन चीज़ों को करें जिन्हें करने से आपको भय लगता है, और मृत्यु का भय सत्य है। स्वयं को दृढ़ता और विश्वास से कहें, मैं इस पर विजय पाने जा रहा हूँ, तब ऐसा ही होगा। भय आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है, इसमें रचनात्मक विचार भरें। भय ने लाखों लोगों की जान ली है। आत्मविश्वास भय से बड़ा होता है। ईश्वर में आस्था और अच्छाई से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। चैप्टर 20 हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसा हो। आपका अवचेतन कभी बूढ़ा नहीं होता, यह अनंत है। यह हमेशा समय रहित, चिर युवा और अंतहीन होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है। यह ईश्वर के सार्वभौमिक मस्तिष्क का हिस्सा है जो कभी पैदा नहीं हुआ और ना ही कभी खत्म होगा। दोस्तों, धैर्य, दया, सच्चाई, विनम्रता, अच्छी भावना,
शांति, सामंजस्यता और भातृप्रेम ऐसे गुण हैं जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। इन गुणों को अपनाकर आप आत्मा से हमेशा युवा रहेंगे। दरअसल वृद्धावस्था कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं, वास्तव में वह परिवर्तन है। हमें इसका स्वागत हंसकर और खुशी के साथ करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की हर अवस्था को रास्ते में एक कदम आगे जाना होता है जिसका कोई अंत नहीं है। बाइबिल के अनुसार यह जीवन अनंत है। इसका ज्ञान उन्हीं को है जिन्हें पता है कि आप स्वयं ही ईश्वर हैं। वह व्यक्ति जो सोचता और विश्वास करता है कि जीवन का अर्थ जन्म, बचपन, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापा है, एक सांसारिक चक्र है, तो वह निश्चित ही दया का पात्र है। इस प्रकार के मनुष्य के पास कोई सहारा, कोई आशा, कोई दृष्टि नहीं है। उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह की धारणा हताशा, निष्क्रियता, सनकीपन और निराशा की भावना को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार की विक्षिप्तता और मानसिक विकृतियाँ होती हैं। जॉब के अनुसार जिन चीज़ों का मुझे डर था वही मेरे साथ हुआ। कई व्यक्तियों को बुढ़ापे से डर लगता है और वे भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं, क्योंकि वे उम्र के बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक सहज जैसे विचार रखते हैं। जैसा वे सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही होता है। जब आपकी अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी कम हो जाती है, तब आप सपने देखना बंद कर देते हैं। नए सच को जानने के लिए आपकी भूख और नए संसार को जीतने की इच्छा आपके अंदर खत्म हो जाती है। तब आप बूढ़े हो जाते हैं। जब आपका मस्तिष्क नए विचारों, नए शौक अपनाता है और जब आप पर्दे उठाकर रोशनी और जीवन के नए सत्य की प्रेरणा को अंदर से आने देते हैं, तब आप जवान और जीवंत रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करें, तथा ऐसी ही शानदार बुक्स की समरीज के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।